तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो आप में से जिन्होंने भी लेक्चर 1 की स्टडी नहीं कर रखी है पहले उसको कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको समझना शुरू करिएगा। खैर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप अपनी एक्सरसाइज देख लीजिए ज़रा। ये आपकी एक्सरसाइज है 1.3। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सेट और सबसेट इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें सेट और सबसेट के साइन हमें भरने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी स्टडी की थी और पता लगाया था कि सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें ये देखना है कि क्या ये वाला जो सेट है ये दूसरे वाले का सबसेट है या फिर नहीं है। अगर होगा तो ये वाला साइन भरेंगे और नहीं होगा तो फिर ये वाला साइन भरेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि क्या इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल हैं, 2 3 4 2 3 4। तो क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सेट दूसरे वाले का क्या है, सबसेट है। और इस तरह से यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ आगे। ए बी सी, बी और सी तो हैं लेकिन ए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर नहीं हैं, इसलिए ये सेट इस वाले का सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट कब कहा जाएगा? जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होंगे तभी पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और दूसरे में एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो अगर हम इसको फिगर बना के देखें तो इधर एक सर्कल है, देखो एक प्लेन है ये पूरा। ठीक है, तो इस वाले की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स एक सर्कल है प्लेन में, तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। उसकी रेडियस 1 यूनिट भी हो सकती है, 2 यूनिट भी हो सकती है, 3 यूनिट भी हो सकती है और 100 यूनिट भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, केवल ये लिखा है एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। तो वो 1 यूनिट रेडियस का, 2 यूनिट रेडियस का, 3 यूनिट रेडियस का, कितने भी यूनिट का हो सकता है। इधर की तरफ सिर्फ एक ही सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। ये लिखा है ना, एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये प्लेन है, उसी प्लेन के अंदर एक सर्कल है एक्स जो जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। तो क्या ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें तरह तरह के सर्कल होंगे, छोटे बड़े उससे बड़े, और यहाँ केवल एक ही सर्कल है। तो क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन अगर उल्टा होता, मान लो ये वाला यहाँ पे लिखा होता और ये उधर लिखा होता, तब बिल्कुल हो जाता, क्योंकि ये 1 यूनिट का सर्कल इसके अंदर आ जाता। क्लियर? तो 3 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी को क्लियर करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद 5th वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, सॉरी ट्राइंगल इन द प्लेन। इधर क्या है कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, किसी भी तरह का हो सकता है। और उधर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, किसी भी तरह का हो सकता है। तो इधर ट्राइंगल है, उधर रेक्टेंगल है। क्या ये सारे एलिमेंट उनके अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। ये सारे एलिमेंट उनके अंदर आना तो छोड़ो, ये बिल्कुल अलग अलग हैं पूरी तरह से। ये ट्राइंगल्स हैं, वो रेक्टेंगल्स हैं। तो इसके सारे एलिमेंट क्योंकि दूसरे सेट के अंदर नहीं आ रहे, इसीलिए इस सेट को दूसरे सेट का सबसेट नहीं कहा जा सकता। ये दोनों सेट पूरी तरह से अलग हैं, सबसेट का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद 5th पार्ट, चलिए खैर इसको समझने की कोशिश करिए ज़रा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इधर की साइड क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। और उधर की साइड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। उधर की साइड ट्राइंगल है। अब उधर जो ट्राइंगल है उसमें इक्विलेटरल भी आ सकता है, ठीक है, आइसोसेलिस भी आ सकता है और स्केलिन भी आ सकता है। उधर सब तरह के ट्राइंगल है और इधर सिर्फ एक ही तरह का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो क्या ये सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि इधर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, वहाँ पे हर तरह का ट्राइंगल है।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे जो हैं वो उधर की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल भी हैं, आइसोसेलिस भी हैं, स्केलिन भी है। क्योंकि यहाँ पे सब तरह के ट्राइंगल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर आ सकते हैं, इसलिए पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जा सकता है। तो इधर आएगा सबसेट का साइन। उम्मीद है कि समझ गए होंगे 6 पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दो सेट हैं, हमें पता लगाना है कि क्या पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है या फिर नहीं है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर सबसे पहला क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा। उधर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो आपको पता है कि इंटीजर जो है माइनस के इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और -2, -1, 0, +1, +2 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। देखिए ज़रा, 2 ये रहा, 4 भी इसमें आगे जाके आ जाएगा, 6 भी इसमें आगे जाके आ जाएगा, 8, 10 ये सब इसके अंदर आगे जाके आ जाएंगे। क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और पेज नंबर 13 है ये आपकी किताब का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि ए कोमा ई ये एक सेट है और दूसरा सेट ये है। तो पहले ये जो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा, ए कोमा ई। इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स जो है ना वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वोवल है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, ए कोमा ई, ए कोमा ई। तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं इसलिए पहले वाला दूसरे वाले का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि ये साइन बिल्कुल सही लगा हुआ है। इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। फोर्थ वाला देखिए, ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए है और ये सेट इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो क्या ये सेट इस वाले का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, ट्रू। लेकिन दूसरा वाला देखो, मतलब सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे सबसेट के बजाय जो साइन है ये किस चीज़ का है, ये साइन है बिलोंग्स टू का। तो ये साइन तब यहाँ पे सही होता है जब इस तरह से लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अगर ए इस सेट का एक एलिमेंट है तो हम बिलोंग्स टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप ए के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा इस सेट का एक सबसेट। तो ऐसे केस में यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, सबसेट का साइन आएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर ए एलिमेंट है तो उसके दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं लगेगा, और एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग, मतलब इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन आ गया। लेकिन जब आपने इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से, तो अब ये इस सेट का एलिमेंट नहीं रहा, अब ये इस सेट का क्या बन चुका है, सबसेट बन चुका है। और सबसेट के लिए यहाँ पे साइन आना तो सबसेट का, जबकि किसका लगा हुआ है, बिलोंग्स टू का। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता तो हम ट्रू लिख देते, लेकिन अभी ये इस तरीके से है तो क्या लिखा जाएगा, फॉल्स। इसमें और इसमें डिफरेंस तो दिख रहा होगा ना, कि इसमें दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं जैसे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 2 है उसका 5वां पार्ट पूरा हुआ। छठा और देख लीजिए। अब हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये वाला ट्रू है या नहीं है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, और दूसरे में क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो ये इसका सबसेट है या नहीं है, इसके लिए दोनों को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर देखिए कैसे होते हैं, 2, 4 और लेस देन 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2, 4 के बाद अगला जो नेचुरल नंबर आएगा वो 6 आएगा, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 लेना है। इसके लिए क्या करना है, x इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36।
x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देगा। तो 36 को तो डिवाइड 1 भी कर देता है, 2 भी कर देता है, 3 भी कर देता है, 4 भी कर देगा, उसके बाद 6 कर देगा, और उसके बाद 6 के बाद कौन करेगा, 9 कर देगा, 9 के बाद 12 कर देगा, 12 के बाद 18 कर देगा, और फिर 36 अपने आप को खुद ही डिवाइड कर लेगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर 36 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और बीच में ये साइन लगा हुआ है। अब तुम ही बताओ कि ये सही है या गलत है। 2 और 4 इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये वाला इस वाले का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 2 पूरा हो चुका है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कह सकता हूँ 5th को। ठीक है, अगर आपको 5th अच्छी तरह समझ में आ गया था तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन 3 को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बारे में बताना ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये किसका है, नॉट सबसेट, मतलब कि ये इसका सबसेट नहीं है। मतलब ये है इस स्टेटमेंट का। हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। तो ए और बी दोनों हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ए भी है और बी भी। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर मौजूद है। इस हिसाब से ये वाला इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट सबसेट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 में क्या है ना, बहुत सारे पार्ट हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने पार्ट हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 है और इसके अंदर टोटल 11 तक के पार्ट हैं, 1 to 11। तो ये सवाल हमें बहुत कुछ सिखा देगा सेट्स के बारे में, और हमें ये बताना है कि ये जो सेट ए दे रखा है इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो समझ लेते हैं। इस सेट को बड़े ध्यान से देखो। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, ये सब तो ठीक लगते हैं। लेकिन ये जो बीच में लिखा ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा। इस बीच वाले को तुम कुछ भी मान लो, जैसे कि इस पूरे को मान लो कि ये 10 लिखा हुआ है। तो ये सेट ए इस तरीके से हो गया कि 1, 2, 10, 5। तो ठीक है, ठीक है। इस बीच वाले को 10 मान लो या x मान लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो मान लो, तभी तुम सही जवाब दे पाओगे सवालों के। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ। तो 3, 4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक सेट है। तो क्या ये सेट ए का सबसेट है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये बिल्कुल उसी तरह से अभी मैंने इसको 10 मान रखा है। तो 10 क्या ए का सबसेट है, नहीं। 10 ए का सबसेट तब बनेगा जब इसके दोनों तरफ क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, तब ये सही माना जाएगा। लेकिन अभी ये गलत है। तो अभी मैंने कहा था कि इसको पूरे को 10 मान लो, तो 10 इज़ द सबसेट ऑफ ए, गलत है। सही कब होगा, जब उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। हो सकता है इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया हो। अभी हमें 11 पार्ट करने हैं, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जो आ रहा होगा। सेकंड पार्ट देखिए जरा। सेकंड में लिखा है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है जैसे कि 10 बिलोंग्स टू ए। भाई हमने क्या कह रखा है इसको कि ये 10 है। तो अगर हम लिखते हैं इस तरीके से कि 10 बिलोंग्स टू ए, तो सही है। इसमें गलत क्या है, क्योंकि 10 तो ए से बिलोंग कर ही रहा है। 10 जो है वो ए का क्या है, एक एलिमेंट है। आप इसे ऐसे समझें कि ये पूरा इस सेट का एक एलिमेंट है, और कुछ ना समझे इससे ज़्यादा। तो किसी भी एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये इनकरेक्ट था, क्योंकि 3, 4 ब्रैकेट सहित सेट ए का एक क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए आप सबसेट का साइन नहीं लगा सकते। सबसेट का साइन तो आप तब लगाएंगे जब उसके दोनों तरफ क्या होगा, ब्रैकेट होगा। तो फिलहाल तो ये एक एलिमेंट है। अगर मैं इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देता, ऐसे कर देता 3, 4 और ऐसे ब्रैकेट लगा देता और तब लिखता, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अच्छे से और समझने के लिए और पार्ट देखिए। तीसरा, तो तीसरे वाले में वही बात लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी थी कि 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी तो ये समझो कि आपने एलिमेंट को उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। और एलिमेंट के लिए सबसेट का साइन यूज़ नहीं हो सकता। सबसेट का साइन तब यूज़ होगा जब आपने जो एलिमेंट लिखा है उसके दोनों तरफ क्या लगे, ब्रैकेट लगे। उससे वो एक सेट बन जाएगा, और उस सेट के सारे एलिमेंट हमारे वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये सेट हमारे वाले सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे।
जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा जैसे जैसे हम एक एक पार्ट में आगे बढ़ते रहेंगे। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, सही बात है, ट्रू। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स। 1 तो ए का सबसेट तब बनेगा जब 1 के दोनों तरफ क्या होगा? ब्रैकेट लगेगा, तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, बिना ब्रैकेट के तो वो इसका क्या है? एक एलिमेंट है, समझ रहे ना आप? इसी तरह से ये पूरा का पूरा बिना ब्रैकेट के तो एक एलिमेंट है, और ब्रैकेट लग के क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। इसमें मैंने ट्रू नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ। ठीक है, अगला पार्ट, ये देखिए क्या लिखा है, 1 2 5 और दोनों तरफ ब्रैकेट, तो बन गया एक सेट, और इस सेट के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं क्या? 1 2 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा ए का क्या है? एक सबसेट है। स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th पार्ट, 7th पार्ट में लिखा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये तो भाई एक सबसेट है, या ये एक सेट है जो ए का सबसेट है, तो इसके लिए आप बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगा सकते, इसके लिए आप क्या लगाएंगे? सबसेट का साइन लगाएंगे। तो ये वाला क्या हुआ? फॉल्स हुआ। दोनों एक जैसे ही हैं, बस साइन किसका डिफरेंस है? ऊपर सबसेट का साइन लिखा है, नीचे बिलोंग्स टू का साइन लगा है। बिलोंग्स टू का साइन केवल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये साइन किसके लिए यूज़ होता है? सेट के लिए। और सेट कब बनता है? जब एलिमेंट्स के दोनों तरफ क्या लग जाए? ब्रैकेट लग जाए। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिखा करें, या फिर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर भेजा करें। अगला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 तो ठीक था, लेकिन 3 तो वहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर है ना, तो उसको आप इस तरीके से तो ले नहीं सकते अलग से, तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप 3 को उस ब्रैकेट में से निकाल के अलग से ले लेते हैं। अगला पार्ट, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए ज़रा, 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, क्योंकि 5 जो होता है ना अपने आप में एक सेट होता है। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। और कोई भी मतलब 5 जो होता है वो जितने भी सेट होते हैं दुनिया के, उनका सबसेट होता है। तो इस हिसाब से नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। ऊपर वाले में बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, वो एक सेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो 5 क्योंकि दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए वो उसके लिए आप बिलोंग्स टू नहीं लगाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे? सबसेट लगाएंगे। अगला पार्ट, अगले पार्ट में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि 5 जो खुद ही अपने आप में एक सबसेट होता है, अपने आप में एक एम्प्टी सेट होता है, उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के इनको उन्होंने मीनिंगलेस कर दिया, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। देखो ये तो 5 है, और 5 के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दी, तो इसका कोई सेंस नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है? गलत है। तो ये जो सवाल नंबर 3 था, इसके टोटल 11 जो पार्ट थे, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर से इस तरह के जो पार्ट हैं ये वाले, कि 3,4 ये जो पूरा का पूरा है, ये सेट ए का एक एलिमेंट है, इसके लिए बिलोंग्स टू का साइन इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस एलिमेंट के लिए सबसेट का साइन यूज़ करते हैं तो गलत है। इसके लिए सबसेट का साइन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप इस एलिमेंट के दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, इस तरह से। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखा करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उनको लिखो। तो लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसका एक सबसेट तो ये खुद ही हो गया। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि इसका एक सबसेट कौन हो गया? 5 हो गया। तो इस सेट के 2 सबसेट हो गए, एक तो ये खुद हो गया और दूसरा क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट भी सारे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। यही चीज़ हमें दूसरे वाले में भी करनी है। एक तो इसका सबसेट ये खुद ही हो जाएगा, दूसरा इसका सबसेट कौन हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तीसरा इसका सबसेट ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं।
अगर मतलब ये आपको इससे पिछला लेक्चर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो ये आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अगर वो नहीं पढ़ा है तो फिर इसको मत पढ़िएगा बिल्कुल भी। पहले इससे पहला लेक्चर पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए। इसका एक और सबसेट हम बना सकते हैं क्या, बी, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस सेट के कितने सबसेट हुए, 4। अब आ जाओ आगे। इसका एक तो ये इटसेल्फ होगा, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा क्या होगा, फाई होगा, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके अलावा 1 2 3 ये भी होंगे क्योंकि इनके भी सारे एलिमेंट इनके अंदर हैं। और एक ये 1 2 और एक ये 2 3, ठीक है, और एक ये 1 3, ठीक है, इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो इस सेट के कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2n। अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट, तो फार्मूला इस तरीके से था 2n, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट है उसके अंदर तो 2n, तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो देखो इसके 2 ही सबसेट थे। अब अगले वाले में एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लगा दो तो कितने सबसेट आ जाएंगे, 4। 1 2 3 4। ऐसे ही अगले वाले में 3 एलिमेंट है तो 2 लगा दो तो कितना हो जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए। और अब आ जाओ इसमें भी हम वो फार्मूला चेक करके देखेंगे। ये है फाई के अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली होता है, तो इसका एक ही सबसेट आएगा, ये खुद ही। इसमें दोनों डेफिनेशन लग जाएंगी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और खाली सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी भी है और अपने आप का वो भी है सबसेट। तो फाई का तो सबसेट एक ही आएगा, ठीक है। अब इसमें वो वाला फार्मूला काम कैसे करेगा ये भी देखिए ज़रा। 2 की कितनी पावर लगाओगे, जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 0, तो कितने सबसेट आएंगे, 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये जो फाई है इसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है, फाई खुद ही, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 4 पूरा हो चुका है। सवाल नंबर 4 में कहा गया था कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सारे सबसेट लिखो, तो हमने बड़े आराम से लिख दिए और इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये वाला। साथ ही साथ हमने इस फार्मूले को भी रिवाइज कर लिया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बढ़ते हैं आगे। तो सवाल नंबर 5 में लिखा है कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। पी ए का मतलब क्या होता है ये पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। अभी भी कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। और ये निकलता कैसे, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका जो सेट होगा उसको कहा जाएगा पावर सेट। जो बच्चे उसको भूल रहे हैं उनको हल्का सा याद दिला देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो लिखते हैं। तो एक तो ये खुद ही होगा अपने आप का सबसेट, एक फाई होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ये तो होगा इस सेट के सारे सबसेट। अब इनका जो सेट बनेगा उसी को क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ बी कहेंगे, ठीक है। और पी बी से उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमसे कोई पूछे कि पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये भी वैसा ही सवाल है करीब करीब। तो एक सेट बी है, उसका पावर सेट हमने लिखा और फिर एलिमेंट काउंट करें तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से सेट ए का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले पी ए इसके जो सबसेट हो सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ। अब ये तो फाई है, फाई का तो एक ही सबसेट होता है फाई, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में, एक ही एलिमेंट, क्योंकि सेट ए जो है वो फाई है और फाई के जो सबसेट होते हैं वो एक ही होता है। अब इनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। अब हमें बताना है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, तो एक ही एलिमेंट है। जो बच्चे इस सवाल को अभी भी नहीं समझ पा रहे उन्हें मैं समझा के ही रहूँगा। वो एक और एग्जाम्पल देखें ज़रा। तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिख दिया ए, ठीक है। हमसे कोई पूछे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं,
तो पहले तो इसका पावर सेट लिख दो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसके सबसेट बनाओ, 1 2 इटसेल्फ और 5, इसके 4 सबसेट हो गए। अब इनका जो सेट बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। अब हमसे पूछेगा कोई इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 और 4, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सेट था वो 5 था, 5 का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? यही बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है इसके सबसेट के अंदर, तो पावर सेट ऑफ ए जो है होगा इस बार वो इस तरह का होगा, उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसीलिए हमारे सवाल का जो आंसर है वो क्या है? 1 है। तो उम्मीद है कि पावर सेट ऑफ ए समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की, इसके अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल और भी दिए हैं। ठीक है, ये दोनों आराम से समझ में आते हैं। ये मुश्किल में इसलिए समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे सेट ए के अंदर कुछ भी नहीं है, वो 5 है, तो उसके पावर सेट ऑफ ए को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसके पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ एक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल इंटरवल्स के बारे में है। कहता है कि राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सबको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि -3 से बड़े और 0 से छोटे सारे रियल नंबर्स। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे लिखा जाएगा। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि x एक रियल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ये इसका मतलब होता है। दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब यही है कि -3 और 0 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इससे बड़ा और इससे छोटा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा। इस वाले को देखिए जरा कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं बड़े छोटे इस तरह के, ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा आर आएगा। कभी भी यहाँ पे एन डब्ल्यू नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। एंड अब क्या है कि यहाँ पे बड़े ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब 6 और 12 भी इसमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। तो ऐसे लिखा जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। आप ध्यान दीजिए जरा, वहाँ पे कैसे साइन है और यहाँ पे कैसे साइन है। वहाँ पे ब्रैकेट भी देखिए आप किस तरह के हैं और यहाँ पे ब्रैकेट देखिए किस तरह के। अगला वाला देखिए और बेहतर समझ में आएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स 6 से बड़ा है लेकिन 12 के इक्वल और उससे छोटा है। 12 के तरफ जो ब्रैकेट था वो बड़ा ब्रैकेट था, इसलिए इक्वल टू का साइन आएगा। 6 के साथ में इक्वल मतलब बड़ा ब्रैकेट नहीं था, इसलिए सिर्फ ये वाला साइन आएगा। तो जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन साथ होगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको ये भी समझाया गया था पिछले लेक्चर में कि ये जो इंटरवल होता है इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होती और क्लोज्ड इंटरवल में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब आखिरी पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये 23,5 लिखा हुआ है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 23, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट इसके साथ लगाओ और 5 के साथ छोटा ब्रैकेट है तो क्या लिखेंगे? लेस देन 5। उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे। तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये केवल रियल नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हर जगह पे क्या आया था? आर आया था। और कब छोटे ब्रैकेट का क्या मतलब होता है और बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब होता है ये सब आपने समझ लिया। ये सारी चीज़ें 11वीं क्लास में बहुत काम आगे आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 करते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो हम क्वेश्चन 8 नहीं क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये छूट गया था बीच में। तो ये पिछले वाले का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे जो सवाल था एक बार देख लीजिए उसको। वहाँ पे सवाल था रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और अब क्या करना है? बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इतनी ही आसानी से इसको किया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है यानी कि रियल नंबर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंटरवल वाले जो ब्रैकेट होते हैं छोटे और बड़े उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एक्स -4 से बड़ा है
लेकिन 6 के इक्वल उससे छोटा है। तो इस सवाल में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, हमें दिख रहा है कि साफ कि x -4 से बड़ा है, तो इधर की साइड ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वल होता तो बड़ा ब्रैकेट लगाते, और 6 के इक्वल उससे छोटा है, तो इक्वल लग रहा है ना, तो 6 के साथ लगेगा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और बेहतर समझ के लिए अगले पार्ट देखिए। तो सही से समझने के लिए 2 पार्ट और कर लेते हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे R लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इंटरवल फॉर्म का इस्तेमाल होना है, ब्रैकेट वाली फॉर्म का। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना होता है कि लेस देन के साइन ही है खाली, या ग्रेटर देन के साइन है, या फिर उनके साथ इक्वल टू के साइन भी है। तो फिलहाल x जो है वो -12 से बड़ा और -10 से छोटा है, तो इसके लिए जो आंसर लिखा जाएगा वो होगा इस तरह का, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरफ हमने बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अब आखिरी पार्ट एक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, फिर से लिखा है x बिलोंग्स टू R, दोनों तरफ इक्वल टू के साइन भी हैं, लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू के साइन भी हैं। तो इस बार ऐसे लिखा जाएगा कि 3 और 4, इधर भी बड़ा ब्रैकेट और इधर भी बड़ा। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, उम्मीद है कि समझ में आ गई हो। और जिन बच्चों ने इससे पिछला लेक्चर पूरी तरह से ढंग से पढ़ के तब इसको देख रहे हैं, उन्हें तो बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो सवाल है वो है यूनिवर्सल सेट के बारे में। थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। तो मान लो कि एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 जिसके एलिमेंट हैं, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, एक फालतू है। अब हमें इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बताना है, तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें आएगा 1 2 3 4। हमें बस ये देखना है कि क्या इन दोनों के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो अगर इन दोनों के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो ये एक तरह से क्या है, इनका यूनिवर्सल सेट है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और ज़्यादा समझ के लिए लगातार ध्यान से पढ़ते रहिए। इसको देखिए ज़रा, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए तुम क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे, मतलब इन दोनों के लिए ऐसा सेट बताना है जिसमें ये दोनों आ जाए। तो पहले में लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और दूसरे में लिखा है द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो इसके लिए मैं जो यूनिवर्सल सेट बता रहा हूँ वो देखिए ज़रा क्या है यूनिवर्सल सेट। इसमें मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो क्या इस सेट के अंदर ये दोनों नहीं आ जाएंगे? भाई जब लिख दिया तुमने ऑल ट्राइंगल, तो ऑल ट्राइंगल में तो राइट हो, आइसोसेलिस हो, स्केलिन हो, कैसा भी हो, सब ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों तो इसके अंदर आ ही रहे हैं। तो अगर ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं तो इन दोनों के लिए ये क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देखिए ज़रा यहाँ पे। मान लो कि एक सेट ए है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं ए कोमा बी, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी, एक और सेट है जिसका एलिमेंट है डी सी मान। इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट देना है। तो ये हो गया इनका यूनिवर्सल सेट, ए बी सी डी और ई और डाल दो लो। तो क्या इन सब के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? बिल्कुल हैं। तो इन सब के लिए ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो उम्मीद है कि यूनिवर्सल सेट की कहानी समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। अब समझिए एक्सरसाइज का 9वां और आखिरी सवाल। तो सवाल यह है कि जो ऊपर 3 सेट लिखे हुए हैं इन सब के लिए इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो हमें तो बस इतना देखना है कि इन चारों के एलिमेंट जिसके अंदर आ जाएंगे वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो देख लेते हैं क्या इसमें इन सब के एलिमेंट आ जाएंगे। इसका एलिमेंट 8 है जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। और ये तो भैया खाली होता है एम्प्टी, इसमें तो किसी का कुछ भी नहीं आने वाला। ये वाला चेक करो, इसमें सब क्या आ रहे हैं क्या, 0 1 2 3 5, ठीक है ठीक है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सब क्या आ रहे हैं इसमें। मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा है, तो मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन सा करेगा, तीसरा। तो इस तरह से एक आसान एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अगर हर लेक्चर को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ही अगला लेक्चर देखेंगे, तो सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी। और मान लो आपने कहीं भी स्किप कर दिया, यहाँ तक कि वीडियो में भी कहीं स्किप करा, तो शायद आपको आपके मैथ्स को मुश्किल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैथ्स को अगर आसान बनाए रखना है तो सभी चीज़ों को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहा करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।